हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देंगे, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में हिंदी का पेपर देंगे वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अब देखिए, एग्जाम आपका धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। ऐसे में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पेपर से पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर कोड आप लोग ध्यान में रख लेना, और ऐसे ही 2025 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2025 हिंदी 605 डीसी इसका पेपर कोड है। ठीक है, समय तो आपको 3 घंटे 15 मिनट ही दिए जाएंगे। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ये तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब चलो भैया, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। टोटल ये 50 नंबर का रहेगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लास रेगुलर मिलते रहे। अब देखो, सबसे पहले खंड का की अगर बात करें तो इसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सबको पता है। 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के। तो सबसे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, का है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। मतलब खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। देखो, फर्स्ट है चंद छंद वर्णन की महिमा, सेकंड है कामायनी, थर्ड है प्रिय प्रवास, फोर्थ है रामचरितमानस। तो देखो, ये जो चंद छंद वर्णन की महिमा है ना, ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। मतलब खड़ी बोली में ये पहली गद्य रचना इसको माना जाता है। ध्यान से समझना। खा वाला देखो, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। फर्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, थर्ड है बालकृष्ण भट्ट और फोर्थ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। आप लोग जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोगों को आंसर देते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग आंसर दे दिया करो। अभी मैं क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। गा देखो, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की इसमें से कौन सी आत्मकथा बाबू गुलाब राय जी की है। फर्स्ट है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सेकंड है मेरा जीवन प्रवाह, थर्ड है मेरी असफलताएं, फोर्थ है अपनी खबर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय जी की जो आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं है। मतलब आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप लोग आत्मकथा बोल सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को निकालना सीखिए, तभी आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घा, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र ये किस विधा की रचना है। जैसे कई सारी विधाएं, जीवनी, संस्मरण, निबंध, कहानी, ये कौन सी विधा की रचना है। तो ये एक संस्मरण है। ठीक है, समझ में आया। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है। देखो, विधा तो मैंने बता दिया कि ये संस्मरण है, लेकिन ये किसकी रचना है ये आप लोग बताना। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लेकिन इसका आंसर हमें बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। देखो, हमें पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, तो हम अपने स्पीड को बरकरार रखेंगे। अगर आप लोग 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने जाएं, एग्जाम में लिखने जाएं, और आप किसी एक क्वेश्चन को 20 मिनट 25 मिनट दे दें, तो प्रॉब्लम आप ही को होगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे हिंदी गद्य साहित्य के, मैंने बता दिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य से। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। टोटल 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। देखो,
हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञेय या नागार्जुन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम पता है किसी को? पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये हरी घास पर क्षण भर जो रचना है ये अज्ञेय जी की है। खा वाला देखो, हरियोध जी की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है? हरियोध जी का पूरा नाम किसको पता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, आपके 12th में इनका चैप्टर है पवन दूतिका हिंदी पद्य में, ठीक है। तो इसमें से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है ये आपसे कहा जा रहा है। चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्राधार या वैदेही वनवास? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, चित्राधार। देखो, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास ये इन्हीं की रचना है, लेकिन चित्राधार जो है इनकी रचना नहीं है। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन बनता है आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चित्राधार किसकी रचना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, कुछ आपके लिए HW यानी कि होमवर्क भी होना चाहिए, जो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलो गा वाला देखते हैं। गा वाला है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से। साहित्य लहरी के रचयिता तुलसीदास, सूरदास, कबीर, आचार्य केशवदास। भैया सूरदास जी हैं साहित्य लहरी के रचयिता। कौन? सूरदास जी, ठीक है। चलो घा वाला देखो, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? मतलब नौका विहार जो कविता है वो किस कृति से लिया गया है? नौका विहार आपके 12th में है, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है, लेकिन ये किस रचना से उनकी लिया गया? गुंजन से, वीणा से, पल्लव से या युगांत से? तो भैया गुंजन से लिया गया है। नौका विहार जो है ना, जो आप में चैप्टर है, ये गुंजन का एक छोटा सा शीर्षक है, समझ लो। तो ये गुंजन से लिया गया है। अंगा नंबर, दूसरा सप्तक के कवि कौन है? दूसरा सप्तक के कवि कौन है? रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह या भवानी प्रसाद मिश्र? तो भैया भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं दूसरा सप्तक के कवि, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 नंबर इसका भी हो गया। टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। लेकिन मैं कहता रहता हूं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हमने 10 नंबर कंप्लीट किया है, हमें पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, ठीक है। आलस नहीं होना चाहिए। देखो तीसरा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दिया जाएगा भैया, पूरे 10 नंबर का होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता। देखो ये आपको गद्यांश दिया गया है, ये इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। इनका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये दूसरा वाला दिया गया है। देखो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, तो दोनों में से करना एक ही है तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 2 में से 1 करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं खूब ध्यान से, फिर इसका आंसर लिखते हैं। देखो विज्ञान, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। देखो विज्ञान की प्रगति, मैं एक बता दूंगा, एक आप खुद से कर लेना। देखो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तब उसे नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्यूतनिक, ठीक है, स्यूतनिक, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से समझो। ये किस चैप्टर का गद्यांश है? देखो इसमें कोई खास ट्रिक तो नहीं है क्योंकि वो वर्ड नहीं है, लेकिन ये भाषा और आधुनिकता हमारे गद्यांश गद्य में चैप्टर है जिसके लेखक है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। ये उसी चैप्टर का गद्यांश है। देखो गद्यांश में ज्यादातर तो आपको वर्ड मिल जाते हैं पहचानने के लिए, लेकिन यही एक ऐसा गद्यांश मुझे दिख रहा है जिसमें भाषा और आधुनिकता का नामो निशान नहीं है, लेकिन विज्ञान की बात की जा रही है। आधुनिक युग में विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं भैया कि ये जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया संदर्भ में क्या लिखना होता है? पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। आप संदर्भ कैसे लिखोगे? मैंने आपको गद्यांश का क्लास पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको पूरा गद्यांश मिल जाएगा, टॉप 5 गद्यांश
और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कैसे आपको जाकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो जाकर उसको जरूर देखना, ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना। तो संदर्भ हो गया, आप पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे करेंगे, ये तो खुद हिंदी में है, इसका हिंदी में कैसे व्याख्या करेंगे? तो आपको करना क्या है, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपको लिख देना है, बिल्कुल एज इट इज। आप लिखें या ना लिखें, थोड़ा सा आपको बढ़ा के थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, इसी से रिलेटेड रहे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तीसरा देखो, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? कौन सा देश है? तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, ये देखो देखो, वो देश, जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। बस यहीं से यहीं तक लिख दो। मतलब जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, मतलब जिस देश में उसकी खोज की जाती है, वही देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। यही आपको लिख देना है, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो चौथा, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा? मान लो कि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो क्या होगा? जैसे टेलीविजन है, किसी देश में टेलीविजन कहें, किसी देश में कुछ दूसरा कहें, कुछ दूसरा कहें, तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा? देखो देखो यहां पे लिखा है, मैं अलग से नहीं कहूंगा। देखो यहां देखो देखो, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। सीधा सीधा तो लिखा है, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, ठीक है। बस इतना लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना 5 नंबर क्वेश्चन। देखो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल रहा है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। गद्यांश में कोई भी टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है मेरे हिसाब से। देखो पांचवा है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? मतलब नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो भैया आपके गद्यांश में दिया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। तो आप लोग लिखिए, नई चीजों के आविष्कार होने का कारण विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर हो रही प्रगति है। बस यही लिख दो, या तो यही लाइन आप लिख दोगे, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये आपका भैया गद्यांश हो जाएगा। अथवा लगाए, देखो पांचों मैंने बता दिया, ऐसे लिखोगे 10 में 10 मिलेंगे। मैंने आंसर तो बता दिया, लेकिन लिखना कैसे है वो आप लोग हमारे उस क्लास को देखिए जिसमें मैंने गद्यांश को बताया, ठीक है। अब अथवा लगाए मेरे भाई, आपको ऑप्शन मिल रहा है वो नहीं पता है तो आप ये वाला कर लो। देखो ये धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो ये बहुत ईजी है, ये भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया, तो वो वीडियो जाकर आप लोग देखना अगर गद्यांश आपको गद्यांश का 10 नंबर कंप्लीट करना है तो इसको आप खुद कीजिए। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको खुद सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही सही इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने पद्यांश की ओर मेरे स्टूडेंट, क्योंकि पद्यांश जो हमारा है वो भी 10 नंबर का पूरे के पूरे पूछा जाता है। देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश था वैसे पद्यांश भी रहेगा। देखो ये आपको पद्यांश दिया गया यहां तक, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर तो नंबर ले जाओ। लेकिन गद्यांश के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये अपर लेवल का है, मतलब ऐसा मत समझना कि हार्ड है, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़े हैं ना सब कुछ इजी है। अब नहीं पता ये वाला तो देखो अथवा लगा है मेरे भाई, ये वाला कर दो, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, ठीक है। तो दोनों में से आपको ये कर सकते हो। चलो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो हमें पता है बताएंगे आपको, ठीक है। कौन तुम संसृत जलनित तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय फुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, ठीक है। ये आपको दिया गया है। इसका थोड़ा हिंदी निकालेंगे। ये किस चैप्टर का है? ये श्रद्धा मनु चैप्टर का है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा हिंदी निकालते हैं, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देंगे। देखो, कौन तुम संसृत जलनिध तीर, इसमें श्रद्धा जी जो है वो मनु से प्रश्न करते हुए पूछती हैं, कौन तुम
तुम कौन हो? संसृत जलनिधि, संसृत जलनिधि का मतलब होता है संसार रूपी सागर या भव सागर, ठीक है। तीर, किनारे पर तरंगों, तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि, मणि का मतलब होता है रत्न या मणि, एक एक। मतलब श्रद्धा जी मनु से प्रश्न करते हुए कहती हैं कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके गए तुम कौन हो? मतलब वो ऐसे पूछती हैं कि कौन तुम संसृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि, यानी कि कौन हो तुम तरंगों के द्वारा संसार रूपी सागर के किनारे फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो? आगे देखो, जो मुझे पता है भाई मैं बता रहा हूं। देखो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, मतलब कर रहे, तुम कर रहे हो निर्जन, निर्जन का मतलब होता है सुनसान जगह का चुपचाप, यानी कि चुपचाप। प्रभा, प्रभा का मतलब होता है कांति, ठीक है, कि धारा से अभिषेक, अभिषेक। फिर वो आगे कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि, ठीक है, उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मतलब तुम कौन हो? आगे देखो, मधुर विश्रांत और एकांत, यानी कि मधुर मधुरता, विश्रांत नीरवता और एकांत, ठीक है, एकांत जगत का सुलझा हुआ जगत के सुलझे हुए रहस्य के समान तुम कौन हो? फिर वो कहती हैं तुम मुझे मधुरता निरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो, तुम कौन हो? एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, मतलब एक करुणामय, एक करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन, सुंदर और मौन, ठीक है, चंचल, चंचल मन, ठीक है, मन का आलस्य, मतलब मन में आलस्य धारण किए तुम कौन हो? मतलब वो कहती हैं कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुण से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया है, तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो? चलो इसका आंसर हम थोड़ा सा देते हैं। देखो, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप लोग संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्घृत है। या आप शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पद्यांश पर भी वीडियो आपको दे चुका हूं मैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको थोड़ा सा व्याख्या करना। ये देखो, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, ठीक है, इसका अपनी भाषा में व्याख्या कर दो जैसा मैंने बताया। तीसरा, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो ये तो सिंपल सा है, मैंने बताया श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, तो आप लिखो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, ठीक है, बस यही लिख दो। चौथा, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है? भैया कौन है? देखो मनु, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, मतलब मनु है जो अपनी कांति से सुनसान जगह, वीरानी जगह को शोभायमान कर रही है। पांचवा, प्रभा की धारा से अभिषेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखो रूपक अलंकार है, इसमें उपमेय में अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है, तो यहां पे रूपक अलंकार होगा। तो ये समझ में आया मेरे भाई? ये पांचों आप आंसर दीजिए, 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर आपको देगा। कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आप लोग सर्च कर लीजिए, पद्यांश वाला क्लास में आपको दे चुका हूं, बस जाकर सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अथवा लगा है नहीं पता तो आप ये कर लो, नीर परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वो मुख पश्चिम के वियोग बीच जब गिरते हो घनीश्याम, अरुण रवि मंडल उनको वेद दिखाई देते हो सविधाम। ये भी श्रद्धा मनु चैप्टर का ही है, लेकिन एक ही चैप्टर के 2 पद्यांश नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ये जो पद्यांश होगा किसी दूसरे चैप्टर से दे दिया जाएगा, क्योंकि 2 रहेंगे, 2 अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। चलो ये आप खुद से करना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसको खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया। अभी हमने 30 नंबर का पेपर सॉल्व किया है, अभी तो 70 नंबर का बाकी है, तो हमें अपने 4 नंबर गियर में ही रहना होगा, 5G स्पीड में। चलो अब जीवन परिचय की हम लोग बात करते हैं। 5 का है
कवि का साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपको दिया जाएगा। देखो आपको 3 लेखक दिए जाएंगे, जैसे आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, 3 लेखक दे दिए गए। अब तीनों में से किसी एक का आप लोग साहित्यिक परिचय लिखो और उनकी रचनाओं को लिखो, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर जी कैसे लिखेंगे, तो आप लोग YouTube पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना होगा। ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो तीनों में से किसी एक का आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा है, आप लोग जाकर सर्च कर लेना। चलो आगे बढ़ते मेरे स्टूडेंट, 6 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। पंच लाइट। अब कहानी की बात करें, 100% फिक्स टॉपिक है ये 5 नंबर। देखो जीवन परिचय भी फिक्स होता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी 100% फिक्स टॉपिक है। कहानी देखो 6 नंबर, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मतलब पंचलाइट या बहादुर किसी एक कहानी का आपको सारांश लिखना है। नहीं पता तो अथवा लगा है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर आप ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। शब्द सीमा 80 रहेगा। मतलब कितना ऑप्शन है, 4 टॉपिक है, 4 क्वेश्चन है, करना एक ही है। देखो पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दो, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिख दो। मान लो दोनों नहीं पता है तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दो, ये भी नहीं पता है तो बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दो। कितना इजी है। तो आप लोग पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानियों को पढ़ लो, इनका उद्देश्य और इनका सारांश पढ़ लो, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, आप लिख कर ले लो स्टाम्प पेपर पे। चलो खंड का हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेरे भाई, 50 नंबर कंप्लीट होने वाला है। 5 नंबर का ये 45 नंबर हम देख चुके हैं, ठीक है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये रहेगा। भैया खंड काव्य इकलौता ऐसा टॉपिक है ना, देखो सारी चीजें तो सेम होती है, लेकिन खंड काव्य जो है ये जिला वाइज होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ में रश्मि रथी, कुछ में त्यागपथी, कुछ में आलोक वृत्त, कुछ में सत्य की जीत, कुछ में श्रवण कुमार। तो ऐसे ऐसे होता है। आप जिस जिले से हैं आप में वो खंड काव्य होगा। अपने जिले का खंड काव्य आप लोग जरूर देख लेना, नहीं पता तो अपने टीचर से पूछ लेना, फिर भी नहीं पता तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना आप किस जिले से हो और आपका खंड काव्य कौन सा है, और जिला का नाम बता देना, मैं खंड काव्य दे दूंगा। चलो मुक्त यज्ञ के नायक, जैसे मुक्त यज्ञ है, रश्मि रथी है, त्यागपथी है, अभी और है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है। तो जो आप में होगा आपको वही करना है, ये ध्यान रखना। तो अपने जिले का खंड काव्य आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। चलो ये हो गया। अब देखो हमारा 50 नंबर का पेपर हो गया। देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल 50 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? खंड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने खंड खा पे। देखो यहाँ पे होना चाहिए था, शायद दिया नहीं गया, चलो हम लिख देते हैं खंड खा, ठीक है। ऐसे यहां से खंड खा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये रहेगा। देखो खंड खा में आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा, हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे, तो हम सबको बताएंगे। देखो आपको ये गद्यांश दिया गया, जैसे देखो का वाला, महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यांतर कदापि भ्रंशन्ति, ये दिया गया है। पता है तो करो, नहीं तो अथवा लगा है मेरे भाई, आप ये वाला कर सकते हो। हंस म्यूरादय शकुनि गण समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले शन्य पतन, ठीक है। तो ये आपका दिया गया, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। देखो गद्यांश के लिए मैंने चैप्टर आपको बता ही रखा है कि जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, संस्कृत भाषा महत्तम, ये 4 चैप्टर आपको बिल्कुल से आने चाहिए,
ठीक है। अब देखो ये किस चैप्टर का है, ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर का है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे जातक कथा में नृत्य जातकम एक शीर्षक है, ये उससे लिया गया। तो दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। इसमें संदर्भ लिखना होगा, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, बस इतना लिखना है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है। तो ये आपका 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होता है। दोनों में से आपको एक ही करना है। ये तो हो गया, नहीं पता तो आप दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, लेकिन हिंदी संस्कृत का भी मैं गद्यांश आपको बता चुका हूं। यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, देखो कोई ऐसा बचा नहीं जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, शुभम लेक्चर पीछे लगा देना, सर्च कर लेना, आपका आ जाएगा। संस्कृत श्लोक, ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, 7 नंबर। ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का पद्यांश या श्लोक है। और सुभाषित रत्नानी चैप्टर हमारे 12th हिंदी में एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 7 नंबर कंप्लीट कराता है, क्योंकि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से एक ना एक श्लोक जरूर आता है। अथवा लगा है, ये देखो, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तमोह क्वचिता। तो ये आपका महामना मालवीय पाठ का है। तो भैया सुभाषित रत्नानी चैप्टर में सारे श्लोक हैं, उसको पढ़ना, और बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक दिया गया है किसी किसी चैप्टर में, तो उसको पढ़ लेना। आपका ये 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो स्टॉप पेपर पे। एक चैप्टर पढ़ने से अगर आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको तो घोल कर पी लेना चाहिए। और बाकी ये जो है मेरे भाई, एक एक श्लोक किसी चैप्टर में दिया गया, उसको भी पढ़ लेना, आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। 9 नंबर पे चलेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। देखो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, किसी एक का, आपको 4 दिया गया है, किसी एक का आपको अर्थ लिखना है। जैसे का, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना, इसका वाक्य प्रयोग कर देना, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि उल्टा काम करना, इसका वाक्य प्रयोग कर देना। गूलर का फूल होना, यानी कि दुर्लभ होना या दिखाई ना देना, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग कर देना। जैसे गूलर का फूल होना मतलब लिख दो, भाई महेश जब से तुम इंजीनियर बने हो गूलर के फूल हो गए हो, मतलब दिखाई नहीं देते। मक्खन लगाना, यानी कि खुशामद करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। अब एक ऐसा टॉपिक आता है मेरे भाई जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपठित गद्यांश, पूरे 5 नंबर का ये आता है। इसमें होता कुछ नहीं है, आपको देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया जाएगा, इसको पढ़ना है यहां तक, फिर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसका आंसर देना है, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, आप दूसरा कर सकते हो। तो इसमें दोनों में से किसी एक को आपको करना है। मैं इसको पढ़ता हूं और इसको सॉल्व कराता हूं। देखो, क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो क्वेश्चन के आंसर को आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन नहीं लेना है। देखो, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो ये कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु के साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है, अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब चलो इनके क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है? बताइए, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है? तो देखो यहां पे कहीं दिया गया है, ये देखो कहां है इसका आंसर, कहां है उसको हम ढूंढते हैं फिर बताते हैं आपको। तो देखो कैसे इसका आंसर दिया गया, देखो, पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। यानी कि सुखी होने के साथ निर्भय होना प्रयत्न साध्य होता है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन था कि सुखी होने के साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य होता है, तो देखो सुखी होने के साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है, मतलब किसी भी प्रकार का भय आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना
अपेक्षित है। निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो देखो यही कहीं पे दिया गया है, ये देखो यहां पे देखो, ये आंसर सीधा सीधा दिया है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी ये कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग लिख दो भाई, नंबर पूरा 2 आपको मिलेगा। इसका 1, इसका 2 और इसका 2। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है, बताइए। तो भैया उसी से है। क्या कहा गया है, देखो इसका आंसर कहां मिलेगा, ये देखो यहीं से लिख दो, ये कि दूसरे यहां से लिख दो, दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इसमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। बस इतना लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, इतना लिख दोगे नंबर आपको मिल जाएगा। अब नहीं पता तो आप अथवा कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं भाई, जो मैं अभी तो नहीं बताने वाला, एक मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने शब्द युग्म पर। 11 का हिंदी व्याकरण हमारा स्टार्ट हुआ यहां से। निम्नलिखित पहले से ही स्टार्ट है, यहां से नहीं हुआ। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे देखो शब्द युग्म है ये, जैसे फर्स्ट है जलद, जलज, इसका सही अर्थ क्या होगा, 1 नंबर आपका इसका, और 1 नंबर 2 नंबर का ये आएगा। देखो जलज, जलद, जलद, इसका सही अर्थ क्या होगा, जोग और नदी, बादल और कमल, कमल और जल, मोती और पानी। भैया जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा अवलंब अविलंब, अवलंब अविलंब, इसका सही अर्थ क्या होगा, लंबा और छोटा, सहारा और शीघ्र, शीघ्र और देर, छोर और किनारा। देखो अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। तो ये बा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। हम एक एक करके सबको कंप्लीट करवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है जब तक है आपके भैया शुभम, नो टेंशन। ठीक है, चलो खा वाला देखो, इसको शब्द अर्थ बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अच्छत, अच्छत के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अच्छत को हम अखंड बोलते हैं, चावल का दाना भी बोलते हैं। कर, कर को हम हाथ बोलते हैं, किरण बोलते हैं। 2 ही लिखना है, लिख दो। दिज, दिज को हम ब्राह्मण बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं। तो आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, बहुत इजीली आप लिख सकते हो। अब आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे। देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है किए गए उपकार को ना मानने वाला, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर उपकार करें, सॉरी, किए गए उपकार को ना मानने वाला, ना मानने वाला कि मानने वाला, चलो ना मानने वाला अगर है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, अपरोपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ, कृतज्ञ। भैया कृतज्ञ होगा। देखो किए गए उपकार को मानने वाला जो होगा कृतज्ञ होगा, और किए गए उपकार को ना मानने वाला ये कृतज्ञ होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो दूसरा, घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे, घृणा के योग्य। तो घृणित, घृणास्पद, घृणी या निर्घृणी, क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसमें आपका घृणित सही होगा, मतलब घृणा के योग्य जो होगा उसको घृणित बोलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं अपने घा वाले क्वेश्चन पे। वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, मतलब वाक्य रहेगा उसमें गलती रहेगी, उसको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। जैसे महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री है, नहीं भैया, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री है, मतलब विद्वान की जगह पर आप लोग विदुषी कर देना, बस ये सही हो जाएगा। क्योंकि जो लेडीज होती है, फीमेल होती है, उनके लिए हम विद्वान का यूज नहीं करते, विदुषी का यूज करते हैं। दूसरा, मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं भैया, मैंने भोजन कर लिया है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, उसी को लिखना, मैंने भोजन कर लिया। तीसरा, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि कृपा और कृपया दोनों नहीं लिखेंगे। कृपया मेरे सामानों पर नजर रखें, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखें, ऐसा भी लिख सकते हैं। चौथा, तुम मेरे से मत बोलो, नहीं भैया, तुम मुझसे मत बोलो, ऐसा लिखोगी, नंबर मिल जाएगा। तो ये वाक्य संशोधन है, 4 दिए रहेंगे, 2 आपको सही करना होगा, कर सकते हो, क्या है इसमें। अब रस छंद अलंकार पे हम आ चुके हैं भैया, 6 नंबर जो एकदम फिक्स होता है। मैंने रस छंद अलंकार का एक वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, उसमें जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, मैंने 15 से 20 मिनट में बता दिया है, उसको देख लोगे, 6 नंबर आपका कंप्लीट। चलो, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का ये रहेगा।
करोड़ रस या हास्य रस, किसी एक का आपको अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण लिखना है। खा, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखना है, मतलब उपमा अलंकार या रूपक अलंकार दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। ग, सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिख के 2 नंबर का ये भी रहेगा। तो दोनों में से कोई एक आप लोग कीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। 13 नंबर पत्र लेखन आता है, 6 नंबर का रहेगा। देखो, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, ये 6 नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखो। दोनों में से किसी एक पर पत्र लिख दो भैया, 6 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। निबंध की बात करें तो पूरे 9 नंबर का आता है, इसको जानते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, जैसे मेरा प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा। निबंध पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देखना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर देख लेना, काम हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को बताया, वो भी विथ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास बहुत स्पेशल था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।